साम्राज्यकालीन चीन के 2000 साल के इतिहास में सिर्फ एक महिला ने ही देश का सबसे ऊंचा खिताब खुलेआम धारण किया। उन्हें रानी नहीं कहा गया, ना ही उन्होंने सिर्फ एक सम्राट की पत्नी या मां के रूप में शासन किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को चीन की सम्राट घोषित किया। उनका नाम था वू ज़ेटियन। उनकी मृत्यु आज से करीब 1300 साल पहले हो गई थी, लेकिन आज भी लोग उनके बारे में बटे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए वह बुद्धिमान और कुशल शासक थीं, जिन्होंने पुरुष प्रधान व्यवस्था का विरोध किया। कुछ लोगों के लिए वह सत्ता पाने और बचाए रखने के लिए अपने ही परिवार को हटाने को तैयार एक क्रूर महिला थीं। कई सदियों तक उनका एक और भी अंधेरा रूप बार बार बताया गया। उन्हें सत्ता की भूखी, धोखेबाज और निर्दयी के रूप में चित्रित किया गया। कुछ पुराने अभिलेखों ने उन पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन इन कहानियों में समस्या है। वू ज़ेटियन के बारे में ज्यादातर रिकॉर्ड ऐसे इतिहासकारों ने लिखे जो उनके बाद जीवित थे। उनमें से अधिकांश उस व्यवस्था का हिस्सा थे जो मानती थी कि केवल पुरुषों को ही सम्राट बनना चाहिए। प्राचीन चीन में सम्राट को स्वर्ग का पुत्र माना जाता था, जिसे स्वर्ग से शासन की अनुमति मिली थी। इसलिए जब एक महिला ने उपाधि पर दावा किया, तो उसने सिर्फ सिंहासन ही नहीं लिया, बल्कि पुरानी मान्यता को भी चुनौती दी कि सरकार और समाज में महिलाओं की जगह क्या है। इसीलिए तय करना मुश्किल है कि उसके बारे में कौन सी कहानियां सच हैं और कौन सी छवि बिगाड़ने के लिए बनाई गईं। ये साफ है कि वू ज़ेटियन कोई साधारण महिला नहीं थी जो अचानक सत्ता में आ गई। चलिए उसकी कहानी के बारे में और जानते हैं। वह 624 में एक अमीर परिवार में पैदा हुई थीं। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और एक सफल व्यापारी भी थे, जिन्होंने तांग राजवंश की स्थापना का समर्थन किया था। उनका परिवार संपन्न था, इसलिए उन्होंने पढ़ना लिखना और इतिहास, राजनीति, साहित्य सीखा। उस समय की बहुत सी महिलाओं के लिए ये आम बात नहीं थी। जब वो 14 साल की थीं, तब उन्हें सम्राट ताइज़ोंग की निचले दर्जे की रखैल या उपपत्नी के रूप में शाही महल में प्रवेश करने के लिए चुना गया। रखैल वो महिला होती है जो महल में रहती है और सम्राट की संगनी बन सकती है, लेकिन सभी रखैलों का सम्राट से करीबी संबंध नहीं होता। हर किसी का दर्जा तय है और वे सम्राट का ध्यान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। शाही महल बहुत बड़ा है। ये जगह अधिकारियों, पहरेदारों, सेवकों, सम्राट की पत्नियों व रखैलों से भरी होती है। यहाँ सिर्फ सुंदरता पर्याप्त नहीं होती, तुम्हें लोगों से व्यवहार करना आना चाहिए, राजनीति समझनी चाहिए और दुश्मनों से बचना आना चाहिए। एक गलत शब्द तुम्हारी स्थिति को बर्बाद कर सकता है। शुरुआत में वू को केवल एक नीचा पद दिया गया था। कोई ठोस सबूत भी नहीं था कि वो सम्राट ताइज़ोंग की पसंदीदा थीं। लेकिन महल में रहते हुए उसने देखा कि पूर्वी एशिया की सबसे शक्तिशाली सरकार कैसे काम करती है। उसने सीखा कि सम्राट अधिकारियों का चयन कैसे करता है, आदेश कैसे बनाए जाते हैं और बड़ी-बड़ी परिवारें प्रभाव के लिए कैसे लड़ती हैं। 649 में सम्राट ताइज़ोंग की मृत्यु के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वू का महल में जीवन भी समाप्त हो जाएगा। परंपरा अनुसार मृत सम्राट से संतान न होने पर उपपत्नियों को बौद्ध मठ भेजा जाता था। उन्हें सिर मुंडवाकर नन बनना पड़ता था और वे शाही दरबार नहीं लौटती थीं। वू को भी वहीं भेजा गया, लेकिन वह वहां ज्यादा समय नहीं रही और ताइज़ोंग के बेटे नए सम्राट गाओजोंग के शासनकाल में महल लौट आईं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ताइज़ोंग की मृत्यु से पहले ही उनके बीच संबंध रहा हो सकता है। संभव है कि उसे महल लाकर गाओजोंग की पत्नी और पसंदीदा उपपत्नी के संघर्ष में शामिल किया गया हो। असल कारण कुछ भी हो, यहीं से उसकी तरक्की शुरू हुई। उसने सम्राट गाओजोंग का विश्वास पाया और उसका दर्जा बढ़ता गया। उनके बच्चे हुए और महल के भीतर उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। 655 में गाओजोंग ने महारानी वांग को हटा दिया और वू को नई महारानी बना दिया। इसके साथ उसकी एक और प्रतिद्वंदी कंसोर्ट शियाओ भी सत्ता से बाहर हो गई। यहीं से वू के बारे में सबसे क्रूर कहानियां शुरू हुईं। बाद के इतिहासकारों के अनुसार वू की नवजात बेटी की मृत्यु हो गई और उसने इसका दोष महारानी वांग पर डाल दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वू ने खुद बच्चे को मारकर प्रतिद्वंदी को बर्बाद किया, लेकिन बच्ची की मौत वास्तव में कैसे हुई, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि वू पर आरोप लगाने वाले
विवरण घटना के बाद ही लिखे गए थे और ये राजनीति और एक महिला नेता के प्रति गहरे विरोध से प्रभावित हो सकता है। एक कहानी ये भी है कि महारानी वांग और कंसोर्ट शियाओ के हाथ पैर काटकर उन्हें शराब के बर्तन में डाल दिया गया। संभव है वू ने सच में अपने प्रतिद्वंदियों को मरवा दिया हो। शाही दरबार की राजनीति बहुत क्रूर थी। कई पुरुष सम्राटों ने भी ऐसी हत्याएं की थीं, लेकिन कहानी का सबसे डरावना विवरण साबित करना मुश्किल है कि वो सच में ऐसे ही हुआ। जो बात ज्यादा पक्की है वो ये है कि उसने अपने रास्ते में आने वाले लोगों को सफलतापूर्वक हटा दिया और जब वो महारानी बनी तो वो अपने पति के पीछे चुपचाप नहीं बैठी रही। वो सरकार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती थी। वो रिपोर्ट पढ़ती थी, बैठकों को सुनती थी और सम्राट को सलाह देती थी। गाओ जोंग अक्सर बीमार रहते थे। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, वू पर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। कई बार वे दोनों साथ मिलकर अधिकारियों के सामने पेश होते थे। उन्हें दो मनीषी भी कहा जाता था क्योंकि दोनों ही शासन में भाग लेते थे। जब गाओ जोंग का 683 में निधन हो गया, वू राजमाता बन गईं। इसका अर्थ था कि वो सम्राट की मां थीं और बेटे के तैयार होने तक रीजेंट बनकर शासन कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने अपने उन बेटों को, जिन्हें उन्होंने सिंहासन पर बैठाया था, कभी भी असली आजादी नहीं दी। उनके एक बेटे को जल्दी हटा दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि उसने खुद फैसले लेने की कोशिश की थी। उसकी जगह एक और बेटे को बैठाया जिसे नियंत्रित करना आसान था। उनका एक और बेटा था, ली शियान, जो पहले युवराज था। उस पर गद्दारी का आरोप लगाया गया, इसलिए उसे निर्वासित कर दिया गया और बाद में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। ये स्पष्ट नहीं, पर माना जाता है कि वू ने उसकी मृत्यु का आदेश दिया। लेकिन यह घटना दिखाती है कि वो राज्य की शक्ति को अपने परिवार से ऊपर रखने के लिए तैयार थी। 690 में वू ने पर्दे के पीछे से अपनी सत्ता समाप्त कर दी। उसने अपने बेटे को पदच्युत कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसने तांग राजवंश की जगह अपना झोउ राजवंश स्थापित किया, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला। उसका किया पारंपरिक व्यवस्था का बड़ा उल्लंघन था। पहली बार एक महिला सिर्फ सम्राट को नियंत्रित नहीं कर रही थी, बल्कि वह खुद सम्राट थी। जब उसने यह उपाधि ली, तब उसकी उम्र 60 से ज्यादा थी, लेकिन इससे बहुत पहले ही उसके पास असली सत्ता थी। कुल मिलाकर वो लगभग आधी सदी तक सरकार में एक महत्वपूर्ण शक्ति रही। सम्राज्ञी, राजमाता, रीजेंट और बाद में सम्राट के रूप में उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ कठोर तरीके अपनाए। उसके पास गुप्त पुलिस थी और उसने लोगों को उन अधिकारियों की शिकायत करने के लिए प्रेरित किया जिनके उसके खिलाफ होने का संदेह था। कई असली और संदिग्ध दुश्मनों की जांच, निर्वासन या हत्या हुई, इसलिए उन्हें सिर्फ गलत इतिहास की मासूम शिकार कहना भी सही नहीं। वास्तव में उसके शासन के कुछ हिस्से बहुत क्रूर थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में कई पुरुष सम्राटों से ज्यादा क्रूर थी? क्या उसकी क्रूरता पर इसलिए ध्यान गया क्योंकि वो महिला थी? आने वाली सदियों में एक शासक के रूप में उसके काम हत्या और विश्वासघात की कहानियों के नीचे दब गए। लेकिन कुछ और सबूत भी हैं जो धीरे धीरे जमीन से निकल रहे हैं। पुराने तांग राजधानी चांगान के आसपास, जो अब आधुनिक शियान का हिस्सा है, कई प्राचीन कब्रें खुदाई में मिली हैं। इन कब्रों के अंदर पुरातत्वविदों को भित्तिचित्र, वस्त्र, आभूषण, मिट्टी की मूर्तियां और लिखी हुई समाधि शिलाएं मिली। ये दिखाते हैं कि लोग कैसे रहते थे, वे कौन सा काम करते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे और समाज में उनकी क्या स्थिति थी। वहां संगीतकारों, सेवकों, व्यापारियों, सैनिकों, कुलीनों और उन विदेशियों की मूर्तियां हैं जो व्यापक व्यापार मार्गों के माध्यम से चीन आए थे। ये दिखाते हैं कि चांगान एक समृद्ध और अंतरराष्ट्रीय शहर था। वहां ऐसे लोग थे जो सेंट्रल एशिया और अन्य क्षेत्रों से आए थे, जो अपने साथ उत्पाद, संगीत, फैशन और नए विचार लाए थे। लेकिन उनमें एक और खास बात थी। टांग काल की कुछ कब्र कला में आप देख सकते हैं कि महिलाएं घोड़े पर सवार हैं, खेल खेल रही हैं और ऐसे कपड़े पहने हैं जिन्हें आमतौर पर पुरुषों या सेंट्रल एशिया से आए विदेशी लोगों से जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी महिलाएं और पुरुष तुरंत बराबर हो गए। सरकार और परिवार में अब भी ज्यादातर नियंत्रण पुरुषों के पास ही था। अमीर और कुलीन वर्ग की महिलाएं आम लोगों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र थीं। लेकिन सबूत दिखाते हैं कि तांग काल में कुछ महिलाओं की गतिविधियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक थीं। उनकी सार्वजनिक जीवन, फैशन, मनोरंजन और दरबार के कुछ हिस्सों में
ज्यादा उपस्थिति थी। कपड़े और मूर्तियां ये नहीं साबित कर सकती कि सभी बदलाव सिर्फ वू के कारण थे, क्योंकि कुछ बदलाव उनके सम्राट बनने से पहले ही शुरू हो गए थे। लेकिन सबसे ऊंचे पद पर एक महिला का होना उन महिलाओं के लिए ज्यादा जगह बना सकता था जो पुरानी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहती थीं। कहानी तब और गहरी हो गई जब पुरातत्वविदों ने वे चीजें देखीं जिन्हें अब तक सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही पढ़ा गया था। इनमें से एक है तांग काल की एक शानदार फीनिक्स मुकुट। फीनिक्स एक प्रतीक है जिसे लंबे समय से शाही परिवार की महिलाओं से जोड़ा जाता रहा है। इस मुकुट में सोना, धातु की सजावटें और कई छोटे रत्न और मोती लगे हुए हैं। ये कोई साधारण आभूषण नहीं है। ये महिला की संपत्ति, कारीगरों की उत्कृष्टता और उसकी ऊंची स्थिति दर्शाता है। कई सदियों तक इतिहासकार केवल ऐसे मुकुटों के बारे में पढ़ते थे। अब उनके पास एक असली चीज है जिसे वे जांच सकते हैं। और जैसे जैसे खुदाई में और सबूत मिल रहे हैं, ये और स्पष्ट होता जा रहा है कि वू ज़ेतियान की पुरानी छवि, जिसमें उन्हें केवल एक क्रूर और लालची महिला बताया गया था, वह पर्याप्त नहीं है। इससे उन लोगों की यादें नहीं मिटती जो उसके शासन के दौरान मारे गए थे। ये दिखाता है कि उसकी कहानी उस पर लगे अपराधों से कहीं अधिक है। ये जानने के लिए कि उसका चीन पर असली प्रभाव क्या था, हमें सिर्फ उसके विरोधियों द्वारा लिखी गई बातों को ही नहीं, बल्कि उसके अपने समय की छोड़ी गई चीजों को भी देखना होगा। ली क्यूई की कब्र में मिली फीनिक्स मुकुट सिर्फ एक कीमती आभूषण नहीं थी। ये तांग चीन की समृद्धि और दुनिया से उसके गहरे संबंधों का स्पष्ट प्रमाण है। ये बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। कारीगरों ने पतली तारों, छोटे छोटे सोने के दानों, मोती की परत, कांच और रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल किया। इसे पूरा देखने पर यह फैली पूंछ वाले पक्षी जैसा दिखता है, लेकिन इन सामग्रियों का स्रोत और भी महत्वपूर्ण है। कुछ पत्थर और सजावटें संभवतः मध्य एशिया, भारत, ईरान और हिंद महासागर के क्षेत्रों से आई हैं। इसका मतलब है कि इस मुकुट के कुछ हिस्से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके चांगान पहुंचे थे। ली क्वी तांग शाही परिवार की एक दूर की शाखा से थे और वे वू ज़ेटियन के समय के कुछ दशकों बाद निधन हो गए। इसलिए मुकुट वू के व्यक्तिगत शासन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन ये उस प्रकार के समृद्ध, कला में निपुण और अन्य देशों से जुड़े समाज को दर्शाता है जो तांग काल में विकसित हुआ था। जब उसकी कब्र खोली गई तो वो चोरों द्वारा नहीं छुई गई थी। उसके बालों में लगे गहने भी वहीं पाए गए। विशेषज्ञों ने छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके फिर से जोड़ा ताकि हेड्रेस को दोबारा बनाया जा सके। ली क्वी के पास भी जेड का रेशम कीट था। रेशम कीट महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रेशम बनता है, जो चीन के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है। रेशम का इस्तेमाल कपड़ों, शासकों को उपहार देने और व्यापार में किया जाता है। यह महंगा है क्योंकि यह हल्का, सुंदर और बनाना कठिन है। इसे घोड़े, शीशा, रत्न, मसाले, धातु, दवाइयां और विदेशों से आए अन्य उत्पादों के बदले लिया जाता था। चांगान बहुत महत्वपूर्ण बन गया। यह केवल राजधानी नहीं था, यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी था जहां विभिन्न उत्पाद मिलते थे। लोग, धर्म और विचार एशिया के अलग अलग हिस्सों से यहां आते थे। सिल्क रोड कोई एक रास्ता नहीं था, यह रास्तों का एक विशाल नेटवर्क था जो चीन, मध्य एशिया, भारत, फारस, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ता था। इन रास्तों से सिर्फ सामान नहीं, व्यापारी, भिक्षु, राजदूत, कारीगर, संगीतकार व विद्वान भी यात्रा करते थे। वे अपने साथ अपना खाना, संगीत, पहनावा, विश्वास और तकनीक लाते थे। इसी वजह से चांगान सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। ये समय का सबसे अंतर्राष्ट्रीय शहर बन गया, जहां बाजारों में रेशम और मिट्टी के बर्तन मिलते थे। साथ ही दूर दराज से आयातित कांच, मसाले, रत्न, धातु के सामान और खाने पीने की चीजें भी मिलती थीं। यह संबंध भित्ति चित्रों में भी दिखता है, जिनमें विदेशी दूत शाही दरबार में आते हैं। लेकिन चित्र में हर व्यक्ति का असली मूल स्थान तय करना हमेशा संभव नहीं होता। ये साफ है कि तांग दरबार में व्यापार, कूटनीति, उपहार या सैन्य समझौते के लिए कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल आते थे। वू ज़ेटियन के लिए कूटनीति बहुत अहम थी। उन्होंने सैन्य शक्ति के साथ साथ राजदूतों, समझौतों, कर और पड़ोसी राज्यों से संबंधों का भी उपयोग किया। 692 में
उनकी सेनाओं ने तारीम बेसिन में तांग की महत्वपूर्ण स्थिति को फिर से हासिल कर लिया। ये जरूरी था क्योंकि वहां से चीन और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मार्ग गुजरते थे। सरकार के नियंत्रण में ओएसिस, रास्ते और सैन्य चौकियां होने से कारवां की सुरक्षा आसान होती थी, लेकिन इससे सिल्क रोड पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती थी। फिर भी डाकुओं, युद्ध, स्थानीय विद्रोह और कठोर मौसम से खतरा बना रहता था। लेकिन तांग साम्राज्य की मजबूत उपस्थिति ने व्यापार और संचार को जीवित रखने में मदद की। चांगआन में दो मुख्य बाजार थे। ईस्ट मार्केट अधिकारियों व अमीरों के पास था, जबकि वेस्ट मार्केट विदेशी व्यापारियों और आयातित सामान के लिए प्रसिद्ध था। वहां खाना, कपड़ा, धातु, दवाइयां, चमड़ा और लिखने का सामान मिलता था। वहां गोदाम, नहरें, पुल और सड़कें थीं जिन पर गाड़ियां चलती थीं। पुरातत्वविदों ने जमीन पर पहियों के निशान भी पाए हैं। सरकार भी बाजार के दाम, माप, खुलने का समय और व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखती थी। सिल्क रोड के माध्यम से चीन में अंगूर, तिल, मसाले, कांच के बर्तन, रत्न और संगीत वाद्य यंत्र आए। इसलिए इसने सिर्फ शाही खजाने को ही समृद्ध नहीं किया, इसने लोगों के भोजन, फैशन, संगीत, कला, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल दिया। वू हुशेचान ने सिल्क रोड की शुरुआत नहीं की थी, ये उनके जन्म से बहुत पहले से ही मौजूद थी। लेकिन उनके शासनकाल में सरकार ने व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को बनाए रखा और मजबूत किया। राजधानी में संपत्ति के आगमन के साथ साथ शाही दरबार ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए वास्तुकला का भी उपयोग किया। इसका सबसे बड़े प्रतीकों में से एक दामिंग महल है। वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसे बनवाया था। ये सम्राट टाइजोंग के समय में शुरू हुआ था और सम्राट गाओजोंग के समय में इसका विस्तार हुआ। 663 में शाही दरबार वहां चला गया। क्योंकि वो सरकारी कामकाज में सक्रिय रूप से शामिल थीं, यह स्थान उनके राजनीतिक जीवन में अहम बन गया। पूरा परिसर बहुत बड़ा था। इसमें विशाल आंगन, औपचारिक हॉल, सरकारी कार्यालय, आवास, बाग और खेल व मनोरंजन के स्थान थे। डानफेंग द्वार दक्षिण का मुख्य प्रवेश द्वार था, जिसे ऊंचा व चौड़ा बनाकर सम्राट की शक्ति का आभास कराया जाता था। मुख्य हॉल तक पहुंचने से पहले विशाल खुले स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था। इसका संदेश सीधा था, साम्राज्य के सामने एक व्यक्ति बहुत छोटा है। वहां के सबसे महत्वपूर्ण भवनों में से एक है हन्युआन हॉल, जहां बड़ी बड़ी रस्में और विदेशी दूतों का स्वागत किया जाता था। वहां लिंडी हॉल था, जिसका उपयोग भोज, स्वागत, राजनयिक बैठकों और सांगीतिक नृत्य प्रस्तुतियों के लिए होता था। ये केवल दिखावा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति थी। जब मेहमान महल की भव्यता और दरबार की संपन्नता से प्रभावित होते थे, तो तांग चीन ही शक्ति का केंद्र है, ये संदेश और भी मजबूत हो जाता था। दूसरे राज्यों को व्यापार करने, कर भेंट भेजने या संघर्ष से बचने के लिए मनाना भी आसान हो जाता था। दामिंग महल सिर्फ सम्राट का साधारण निवास नहीं था। यहीं पर कानून, कर, सैन्य अभियान, अधिकारियों की नियुक्ति, विदेशी संबंध और भोजन की आपूर्ति पर चर्चा की जाती थी। यहीं पर दूर दराज के प्रांतों और सीमाओं से खबरें भी आती थीं। परिसर के अंदर वू ज़ेतियान के नेतृत्व के दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक तरफ राजनीतिक दुश्मनों पर कड़ा नियंत्रण और डर था, दूसरी ओर एक ऐसी सरकार थी जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई थी, व्यापार से कमाई करती थी, विदेशी संस्कृति को अपनाती थी और शक्ति के एक बहुत बड़े केंद्र को बनाए रखने में सक्षम थी। इसका मतलब यह नहीं है कि चीन का हर हिस्सा अमीर और शांतिपूर्ण था, लेकिन यह साफ है कि उसके समय में सिर्फ तबाही ही नहीं आई थी। खुदाई में मिले गहने, आयातित सामग्री, बाजार, भित्ति चित्र और महलों की नींव एक और भी जटिल सच्चाई को दर्शाते हैं। वू ज़ेटिया के समय का चीन एक शक्तिशाली, समृद्ध और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था और उन्होंने व्यापार, कूटनीति, सैन्य और वास्तुकला का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि असली शक्ति उनके ही पास है। दामिंग महल सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं था, उसकी स्थिति भी अनोखी थी। पुराना शाही महल चांगान के उत्तरी हिस्से के बीचों बीच था, जो राजधानी के पारंपरिक ढांचे के अनुसार था। लेकिन दामिंग महल पुराने शहर की दीवार के बाहर बनाया गया था। वू ज़ेटिया के लिए यह उसकी शक्ति का नया केंद्र बन गया था। यही वह अपनी पूर्व निम्न श्रेणी की उपपत्नी की छवि छोड़कर खुद को शक्तिशाली साम्राज्य की असली शासक दिखा सकती थी।
लेकिन वू को पता था कि सिर्फ बड़ा महल ही काफी नहीं है, उसे आम लोगों का समर्थन भी चाहिए था। बौद्ध धर्म उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। उस समय के कई चीनी लोग इस धर्म का पालन करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म एक महिला के उच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार की अवधारणा के लिए पारंपरिक कन्फ्यूशियस प्रणाली की तुलना में अधिक खुला था। वू ने बौद्ध शिक्षाओं से अपने शासन को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त बताया और मंदिरों, पगोडों, मूर्तियों के निर्माण और जीर्णोद्धार का समर्थन किया। पवित्र बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां और अनुवाद बनवाना। उससे जुड़ी इमारतों में से एक चांगआन का ग्रेट वाइल्ड गूज पगोडा है। यह पहली बार 652 में बनाया गया था ताकि भारत से भिक्षु शुआनजांग द्वारा लाए गए बौद्ध ग्रंथों को रखा जा सके। पहली संरचना नष्ट होने पर वू जेटियन के समय फिर से बनाई गई। इसे इतना ऊंचा और भव्य बनाया गया कि शहर के दूर हिस्सों से भी दिखे। इसकी असली ऊंचाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये एक था। ये अपने समय की सबसे बड़ी बौद्ध इमारतों में थी। वू का लुओयांग के लॉन्गमेन गुफाओं से संबंध और स्पष्ट है। पूरा इलाका गुफाओं और पहाड़ की ढलानों में उकेरी गई हजारों बौद्ध मूर्तियों से भरा है, जिनमें सबसे बड़ी बैरोका विरोखाना बुद्ध है, जिसकी ऊंचाई 56 फीट से अधिक है। बैरोका विरोखाना प्रकाश और शक्ति के प्रतीक हैं, जो विश्व भर में फैलते हैं। वू ने इस स्मारक के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। लंबे समय से माना जाता है कि इस मूर्ति का चेहरा वू जेटियन से प्रेरित है, लेकिन अभी तक इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने इस परियोजना का उपयोग अपने शासन को बौद्ध धर्म की शक्ति और ज्ञान से जोड़ने के लिए किया था। सिर्फ धर्म ही वजह नहीं था कि वे सत्ता में रहीं। वू को समझ आ गया कि भूखे लोगों और सैनिकों के साथ देश चलाना मुश्किल है। लोयांग में सरकार ने अनाज भंडारों का उपयोग किया, जहां अन्य क्षेत्रों से नदियों और नहरों द्वारा अनाज लाया जाता था। अनाज को बड़े गहरे भंडारण गड्ढों में रखा और सावधानी से ढंका जाता था, ताकि पानी, हवा, चूहे व कीड़े ना घुस सकें। ये भंडार अधिकारियों और सैनिकों के वेतन व भोजन के लिए था। इसे फसल कम होने, दाम बढ़ने या आपदा के समय निकाला जा सकता था। वो पहले ऐसे शासक नहीं थे जिन्होंने राज्य भंडारों का उपयोग किया। ये व्यवस्था पहले से चीनी सरकार में थी, लेकिन उनके शासन के दौरान लुओयांग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आपूर्ति केंद्र था। भोजन के बड़े भंडार राजधानी, सेना और सरकार को जरूरत के समय समर्थन देने में मदद करते थे। बस सिर्फ पुराने अभिजात्य परिवारों पर निर्भर नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनमें से कई महिला सम्राट के विरोधी थे। इसलिए वू ने पारंपरिक अभिजात वर्ग से बाहर भी योग्य अधिकारियों की तलाश की। उसने शाही परीक्षाओं और व्यक्तिगत योग्यता को अधिक महत्व दिया। इसी कारण जिन परिवारों के शिक्षित पुरुषों के दरबार में मजबूत संबंध नहीं थे, उन्हें सरकार में आने का अवसर मिला। ये प्रणाली सभी के लिए खुली नहीं थी। परीक्षा की तैयारी के लिए अभी भी पैसे और शिक्षा की जरूरत थी, लेकिन इससे कुछ शक्तिशाली वंशों का नियंत्रण कम करने में मदद मिली और वू ने अधिकारियों का एक नया समूह बनाया जो सीधे तौर पर उन पर निर्भर था। उनके दरबार में कुछ महिलाओं का भी बड़ा प्रभाव था। सबसे प्रसिद्ध थीं शांगवान वानर। उनके पिता और दादा को वू का विरोध करने पर दंडित किया गया था। शांगवान महल की सेविका के रूप में बड़ी हुई, लेकिन उनकी लेखन, साहित्य और सरकारी मामलों में दक्षता को पहचाना गया। महिलाओं ने भी विरोध किया, शांगवान ने भी संघर्ष किया और जीवित रहीं। शाही आदेशों का पालन करना। उन्हें दरबार की राजनीति में बड़ी भूमिका मिली, इसलिए आधुनिक लेखकों ने उन्हें महिला प्रधानमंत्री कहा, लेकिन वह उनका आधिकारिक पद नहीं था। ये कहना अधिक सटीक होगा कि वो एक शक्तिशाली सलाहकार, लेखक और महल की अधिकारी थीं, जिनकी सबसे ऊंचे नेता तक सीधी पहुंच थी। उनकी तरक्की दिखाती है कि वो प्रतिभा का उपयोग करने को तैयार थीं, चाहे वो किसी महिला या पूर्व दुश्मन परिवार से हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी महिलाओं की स्थिति बराबर हो गई। तांग काल में कुछ महिलाएं कपड़े पहनने, व्यापार करने, यात्रा करने, शादी करने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के मामले में अन्य समय की तुलना में अधिक स्वतंत्र थीं। लेकिन सरकार, संपत्ति और परिवार का अधिकांश नियंत्रण पुरुषों के हाथ में ही रहा। यह कहना सुरक्षित है कि वू और शांगवान वैनर जैसी महिलाएं दरबार में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने में अहम रहीं। वू के समय के बाद अगले शासकों ने फिर से पुरुषों के नियंत्रण को बहाल करने की कोशिश की। 2013 में
सियांगवान वानर की कब्र खोजी गई थी। इसका एक हिस्सा जानबूझकर नष्ट किया गया, लेकिन किसके आदेश पर और कब, यह स्पष्ट नहीं है। उसके शिलालेख से पता चलता है कि उसकी जिंदगी कहानियों से कहीं जटिल थी और वो केवल वू या किसी शासक की आज्ञाकारी नहीं थी। उसकी अपनी राजनीतिक स्थिति थी और उसने कई बार सत्ता की खतरनाक छीना झपटी रोकने की कोशिश की। फिर भी वू की सफलताएं उसके शासन के खूनी हिस्से को मिटा नहीं सकती। उसने मुखबिरों, गुप्त पुलिस, जांच, निर्वासन और फांसी का इस्तेमाल अपने संदिग्ध दुश्मनों के खिलाफ किया। उसके समय में कई शाही परिवार और कुलीन वर्ग के सदस्य राजनीतिक संघर्षों में मारे गए। कुछ कहानियां उसे अपनी पोती राजकुमारी योंगताई की मौत से भी जोड़ती हैं। कुछ पुराने इतिहास ग्रंथों के अनुसार राजकुमारी, उसके पति व भाई को वू के करीबी चहेतों की आलोचना करने पर सजा मिली थी, लेकिन राजकुमारी की कब्र पर लिखा शिलालेख कुछ और बताता है। संभव है उसकी मौत कठिन गर्भावस्था या प्रसव के कारण हुई हो, इसलिए यह निश्चित नहीं कि उसे वू के आदेश पर जहर दिया गया था। प्राचीन स्रोतों में विरोधाभास हैं और हत्या साबित करने के लिए सबूत कम हैं। यही वू ज़ेटियन के विश्लेषण का सबसे मुश्किल हिस्सा है। उसके बारे में हर क्रूर कहानी को तुरंत सच मान लेना भी सही नहीं है, लेकिन उसे केवल इतिहास की एक मासूम शिकार मान लेना भी ठीक नहीं है। उसने अपनी स्थिति बचाने को हिंसा का इस्तेमाल किया, जैसे कई पुरुष सम्राटों ने भी किया, लेकिन इससे उसके काम सही नहीं होते। उम्र बढ़ने पर दरबार और अस्त व्यस्त हो गया। जियांग यीजी और उसके भाई दरबार में प्रभावशाली थे। जियांग चंगजोंग वू के भी बहुत करीब था। कई अधिकारियों का मानना था कि वे बूढ़े सम्राट से अपने रिश्ते का इस्तेमाल नियुक्तियां और सरकारी फैसले नियंत्रित करने में करते हैं। इसी दौरान वू के झो राजवंश समर्थकों और तांग शाही परिवार को लौटाने के इच्छुकों में संघर्ष चलता रहा। उसके लिए आध्यात्मिक क्षमा की खोज बहुत जरूरी थी। इसके भी प्रमाण हैं। 700 में उसने एक छोटी सी सोने की पट्टिका बनवाई और उसे माउंट सॉन्ग भेजा। यह चीन के पवित्र पर्वतों में से एक है। इस पर लिखा था कि उसके पापों को माफ कर दिया जाए। ये पट्टिका एक किसान को 1200 साल बाद मिली। ये वू ज़ेटियन की एकमात्र ज्ञात व्यक्तिगत वस्तु है जिसमें स्पष्ट शिलालेख है जो सीधे उन्हीं का उल्लेख करता है। नहीं पता वो सच में पछता रहे थे या ये केवल सार्वजनिक धार्मिक समारोह था, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि वो खुद को पहचानते हैं, एक पापी इंसान जिसे माफ किया जाना चाहिए। जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर हुआ, दुश्मन और ताकतवर बनते गए। 705 में उच्च पदस्थ अधिकारियों और जनरलों का एक समूह महल में दाखिल हुआ। उन्होंने जियांग भाइयों की हत्या की और वू को बेटे झोंगजोंग को सिंहासन लौटाने को मजबूर किया। फिर वू ने औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया। यह पूरी तरह से स्वेच्छा से किया गया सिंहासन त्याग नहीं था। यह तब हुआ जब वो तख्ता पलट को रोकने में असमर्थ हो गई थीं। उस समय उनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी। कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तांग राजवंश पुनः स्थापित हुआ और वू को पति सम्राट गाओजोंग के साथ कियानलिंग मकबरे में दफनाया गया। मकबरा एक बड़े परिसर में पहाड़ के चारों ओर बना है। रास्ते में सैनिकों, अधिकारियों, जानवरों और विदेशी दूतों की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां उस साम्राज्य के प्रभाव और संबंधों को दिखाती हैं जिस पर उन्होंने शासन किया था। वहां एक चीज वू ज़ेटियन का प्रसिद्ध प्रतीक बन गई है। एक बड़ा पत्थर का स्मारक है जिसके सामने कोई आधिकारिक प्रशंसा नहीं लिखी गई है। इसे शब्दहीन शिलास्तंभ कहा जाता है। इसके खाली छोड़े जाने की कई व्याख्याएं हैं। संभव है वो मानती थीं कि उनके कार्यों के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। संभवतः उन्होंने अगली पीढ़ी को उनके बारे में निर्णय करने दिया। संभव है कि परिवार में सहमति नहीं बनी कि उस महिला का वर्णन कैसे करें जिसने सम्राट की उपाधि ली और अस्थायी रूप से तांग राजवंश की जगह ली। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि असली कारण क्या है, लेकिन स्मारक की शांति उनके लिए उपयुक्त है। वू ज़ेटियन न तो साधारण नायिका थीं, न ही साधारण खलनायिका। वह कुशल राजनीतिज्ञ थीं, जिन्होंने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए धर्म, व्यापार, खाद्य आपूर्ति, सुधार, प्रचार और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने उन प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दिया जो सबसे शक्तिशाली परिवारों से नहीं थे। उन्होंने दिखाया कि महिला पुरुषों की बनाई व्यवस्था में भी नेतृत्व कर सकती है। साथ ही
उन्होंने राह में आए लोगों पर डर और हिंसा का भी प्रयोग किया। उनकी मृत्यु के 1300 साल से भी अधिक समय बाद उनका स्मारक अब भी खाली है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में इतनी सारी विरोधाभासी सच्चाइयां हैं जिन्हें एक ही फैसले में समेटना मुश्किल है।